इमेजिन करो एक वीक के लिए दुनिया के सारे बैंक्स छुट्टी पर है। मतलब कि कोई एटीएम नहीं, कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं, कोई यूपीआई नहीं। सोचो, एसआईपी तो बड़ी दूर की बात, मोबाइल का रिचार्ज करने, बिजली का बिल भरने जैसे मामूली काम भी कितने डिफिकल्ट हो जाएंगे। अगर कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है तो वो है बैंक्स। हमारी जिंदगी की मेजॉरिटी सेविंग्स भी किसी न किसी फॉर्म्स में बैंक के पास ही होती है। तो अगर हम खुद को ट्रूली फाइनेंशियली जागरूक बोलना चाहते हैं तो बैंकिंग से रिलेटेड सारी फाइनेंशियल टर्म्स हमारे टिप्स पर होनी चाहिए। बैंकिंग की डेफिनेशन दी गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 5 में। इसके अनुसार पब्लिक से डिपॉजिट लेना फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिटर के डिमांड करने पर वो पैसा उसे वापस दे देना बैंकिंग कहलाता है। जो लीगल एंटिटीज इस डेफिनेशन के हिसाब से बैंकिंग करती है वो ही कहलाती है बैंक्स। इंडिया में सारे बैंक्स को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। ऐसे बैंक्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में लिस्टेड हैं वो कहलाते हैं शेड्यूल्ड बैंक। ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं और उन्हें आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से सारी कंप्लायंसेस करनी होती है। शेड्यूल्ड बैंक्स भी कई तरह के होते हैं। पहले पब्लिक सेक्टर बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक्स जो इंडिया में है 12, जैसे एसबीआई, पीएनबी, बीओबी। दूसरे है प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक। इसके बाद आती है इस लिस्ट में कुछ रिलेटिवली न्यू एंट्रीज जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक। काम करने में तो ये किसी भी पब्लिक और प्राइवेट बैंक की तरह ही है, लेकिन इन पर आरबीआई का रिस्ट्रिक्शन है इन टर्म्स ऑफ लोन साइज। मतलब ये छोटे लोन ही दे सकते हैं, प्राइमरली टू एमएसएमईज, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड स्मॉल बोरोअर्स। एग्जाम्पल के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऐसे कुल मिलाकर 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। अगर आप एक पेटीएम यूजर हैं तो वो भी एक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है जो कहलाता है पेमेंट्स बैंक। इन पर रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये एक लिमिटेड अमाउंट तक ही पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं और उसे इन टर्म्स ऑफ लोन या क्रेडिट कार्ड आगे नहीं दे सकते। इस समय इंडिया में इन 6 बैंक्स के पास है पेमेंट बैंकिंग का लाइसेंस। शेड्यूल बैंक्स की लिस्ट में कुछ और भी बैंक्स आते हैं जैसे फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स। शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की पूरी लिस्ट आपको आरबीआई की वेबसाइट पर यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी एंटिटी इस लिस्ट में नहीं है उसे अपने नाम में बैंक लगाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। शेड्यूल्ड बैंक्स की जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई, इन सभी के पास है आरबीआई का DICGC इंश्योरेंस जो 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट को इंश्योर करता है। मतलब अगर इन इंश्योर्ड बैंक्स में से किसी को कुछ हो जाता है तो आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए तक का जो पैसा है वो आरबीआई आपको लौटाएगा। तो अगले 15 मिनट में हम कवर करेंगे 45 कॉमन बैंकिंग टर्म्स। इनमें से कुछ टर्म्स के बारे में आपको पता होगा, कुछ ऐसी टर्म्स होगी जो आपको लगता है आपको पता होगा एंड कुछ आपके लिए नई टर्म्स भी होगी। ओए आंटी, तूने मेरे से 10 दिन पहले 420 रुपए लिए थे, कब करेगा वापस? यार भूल गया होगा, एक काम कर अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। ये ले मेरा वीपी है, इस पे कर दे। अबे वीपीए क्या होता है? यूपीआई कर देता हूँ ना यार। एक काम कर, बगल में एटीएम है, वहाँ चलते हैं, तू कैश निकाल के दे दे मेरे को। बेस्ट है भाई, किसी ने सही कहा है, एटीएम मतलब एनी टाइम मनी। चल चल चल। अबे एनी टाइम मनी थोड़ी होता है। तो क्या होता है? भाई तू रहने दे यार, तू रख ले मेरे पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है। Before we begin, this video is powered by Stable Money, जहां पर आप मात्र 3 मिनट में बैंक्स एफडीज बुक कर सकते हैं, वो भी आरबीआई की 5 लाख की इंश्योरेंस के साथ। फिलहाल बैंक इंटरेस्ट रेट पीक कर रही है और आपको स्टेबल मनी पर 8.5% से ज्यादा की एफडी इंटरेस्ट रेट मिल जाएगी, जिसका इफेक्टिव रेट बनता है 9% से भी ज्यादा। स्टेबल मनी बस एक मार्केट प्लेस है और जो भी मनी आप स्टेबल के थ्रू इन्वेस्ट करोगे वो सीधा जाएगा बैंक के एफडी अकाउंट में और विड्रॉ करने पर भी बैंक के एफडी अकाउंट से सीधा आपके प्राइमरी अकाउंट में पैसा आता है। स्टेबल मनी पर एक लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मिलेगा अपनी फर्स्ट एफडी पर 200 रुपीज कैशबैक। तो जागरूक जनता, मैं हूं आपका आरजे यानी ऋषभ जैन। आप देख रहे हैं एलएलए। सब्सक्राइब कर लीजिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। लेट्स बिगिन। बैंकिंग के लिए सबसे पहले आप चुनते हो एक बैंक और उसकी ब्रांच। हर ब्रांच का होता है एक आईएफएससी कोड। आई एम सॉरी, आईएफएससी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सी का मतलब कोड ही है, यानी बोला जाएगा आईएफएस कोड। गेस करो ये आईएफएस कोड किस ब्रांच का है? यस बैंक। चलो सर्च करते हैं। अरे ये कोड तो किसी नवाडा बैंक बिहार का है। ऐसा कैसे? आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड।
जिसके पहले 4 डिजिट बताते हैं बैंक का नाम। HDFC मतलब ऑब्वियसली HDFC, SBIN मतलब SBI। इस कोड का 5th कैरेक्टर कांस्टेंट रहता है जो हमेशा होता है 0, O नहीं, और कोड के लास्ट डिजिट होते हैं अल्फा न्यूमेरिक जो बताते हैं ब्रांच कोड। इंडिया में 1,30,000 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस है और हर एक का है एक यूनिक IFS कोड जो RBI अलॉट करता है। जब भी बैंक्स मर्ज होते हैं तो उनके IFS कोड भी बदलते हैं। लेकिन इंडिया में कुछ छोटे बैंक्स के पास अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो वो किसी बड़े बैंक का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं। इन दैट केस उनका IFS कोड उस बड़े बैंक के नाम से शुरू हो सकता है। जैसे कि नवाडा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को सर्विसेज प्रोवाइड करता है यस बैंक, इसीलिए उनके IFS कोड्स यस बैंक के नाम से शुरू होते हैं। इंडियन बैंक्स में जनरली 5 तरह के अकाउंट होते हैं। पर्सनल सेविंग्स के लिए, पर्सनल यूज के लिए ऐसा अकाउंट जहां पर कम ट्रांजैक्शन होते हैं वो कहलाता है सेविंग्स अकाउंट। इसमें आपके डिपॉजिट पर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिलता है। सैलरी अकाउंट भी एक तरह का सेविंग्स अकाउंट ही है। वहीं एक ट्रेडर या एंटरप्रेन्योर के लिए जहां पर ट्रांजैक्शन का अमाउंट काफी ज्यादा होता है, जो अकाउंट ओपन किया जाता है वो कहलाता है करंट अकाउंट। इसमें डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलता है 0। फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट के लिए एक अलग अकाउंट खोला जाता है, वो कहलाता है FD या RD अकाउंट। लोन के रीपेमेंट के लिए एक अलग अकाउंट खोला जाता है, वो कहलाता है लोन अकाउंट। लास्टली नॉन रेजिडेंट इंडियंस या NRIs के लिए जो अकाउंट खोले जाते हैं वो कहलाते हैं NRE या फिर NRO अकाउंट्स। इसके साथ ही एक और अकाउंट जो आपने जरूर सुना होगा वो कहलाता है जॉइंट अकाउंट। ये कोई अनूठा अकाउंट नहीं है, इसमें बस ओनरशिप एक से ज्यादा लोगों की है। जैसे कि जब मैंने और मनदीप ने LLA शुरू किया था तो शुरू में हम दोनों ने एक कंबाइंड जॉइंट अकाउंट खोल लिया टू मैनेज आर इनकम एंड एक्सपेंसेस। कोई रियल व्यक्ति या रियल ऑर्गेनाइजेशन ही बैंक अकाउंट खोल रहा है, ये प्रोसेस कहलाता है KYC यानी नो योर कस्टमर। KYC का प्रोसीजर बैंक ना सिर्फ अकाउंट ओपन करते समय करता है बल्कि RBI की गाइडलाइन के हिसाब से इसे पीरियोडिक बेसिस पर अपडेट भी किया जाता है। KYC ना करने के केस में बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का अकाउंट ओपन किया गया है वो कहलाता है अकाउंट होल्डर और अकाउंट ओपन होने के बाद सबसे पहले उसे दिया जाता है एक अकाउंट नंबर। इंडिया में पब्लिक बैंक जनरली 11 डिजिट का अकाउंट नंबर यूज करते हैं, वहीं प्राइवेट बैंक 12 से 14 डिजिट का अकाउंट यूज करते हैं। कुछ प्राइवेट बैंक कस्टम अकाउंट नंबर भी देने लगे हैं, जैसे कि आपका फोन नंबर। अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है तो उसके अकाउंट की ओनरशिप किसके पास जाती है? ये ओनरशिप जाती है नॉमिनी के पास। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है कि आप अपने अकाउंट में एक नॉमिनी जरूर ऐड करवाएं। कई सारे सेविंग्स और करंट अकाउंट में स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में एक न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी होता है। इससे कम बैलेंस होने पर बैंक आप पे पेनल्टी लगाता है। ये बैलेंस कहलाता है मिनिमम बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट का मिनिमम बैलेंस है 10,000 रुपए, तो उससे नीचे जैसे ही अमाउंट गया आप पर पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे अकाउंट जिसमें इस तरह के मिनिमम बैलेंस की कोई झंझट नहीं होती वो कहलाते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट। आपके अकाउंट में करंटली कितना पैसा है वो कहलाता है अकाउंट बैलेंस, और उसमें से आप कितना यूज कर सकते हैं वो कहलाता है यूजेबल बैलेंस। अकाउंट बैलेंस और यूजेबल बैलेंस में डिफरेंस क्यों होता है ये कमेंट में बताना। बैंक से आपके पास अक्सर ये मैसेज आते होंगे कि योर अकाउंट इज डेबिटेड विद 200 रुपीज या अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 500 रुपीज एंड योर करंट अकाउंट बैलेंस इज दिस। डेबिट का मतलब पैसा हुआ है विड्रॉ, यानी आपका अकाउंट बैलेंस हुआ है कम। वहीं क्रेडिट का मतलब है पैसा डिपॉजिट किया गया है, मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। तो क्रेडिट इज गुड, डेबिट इज बैड। अकाउंट ओपनिंग के साथ आपको मिलता है एक वेलकम किट, और उस वेलकम किट में एक मिलती है एक छोटी सी डायरी। ये डायरी कहलाती है पासबुक, जिससे आप अपनी बैंक ब्रांच में जाकर अपडेट करवा सकते हो और इसमें डेबिट क्रेडिट की सारी एंट्रीज आ जाती है। इसी का एक और वर्जन कहलाता है अकाउंट स्टेटमेंट, जिसे आप पीरियोडिक बेसिस पर डाउनलोड कर सकते हो। एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हर महीने अपना अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करें और उसमें सारी डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज को एक बार रिव्यू करें। अब चूंकि आपके सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा होता है उस पर मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट, और करंट अकाउंट में तो मिलता ही नहीं है। इसका सॉल्यूशन है टर्म डिपॉजिट्स। टर्म डिपॉजिट मतलब एक सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन टर्म के लिए एक सर्टेन अमाउंट आप बैंक के पास रखने का कमिटमेंट देते हो। जैसे कि आपने 1 साल के लिए 1 लाख रुपए अमाउंट बैंक के पास टर्म डिपॉजिट में रखा। इस कमिटमेंट के रिटर्न में बैंक आपको एक हायर इंटरेस्ट देता है। अगर आप किसी लम सम अमाउंट जैसे कि 1 लाख रुपए का एक बार में टर्म डिपॉजिट करवा रहे हो तो वो कहलाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। वहीं अगर आप इसे SIP की तरह हर महीने 10-10 हजार रुपए करके बैंक में जमा करा रहे हो तो वो कहलाता है रिकरिंग डिपॉजिट।
फिक्स डिपॉजिट्स में आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर आपको मिलता है इंटरेस्ट एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट से, लेकिन इस इंटरेस्ट रेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है एनुअल परसेंटेज रेट या एपीआर। आरबीआई के रूल्स के हिसाब से सभी बैंक क्वार्टरली कंपाउंडिंग करते हैं, मतलब 3 महीने में बैंक की एफडी पर जो इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ उस इंटरेस्ट पर भी चौथे महीने से इंटरेस्ट जुड़ना शुरू हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि स्टेबल मनी की ऐप में आप चेक कर सकते हो, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी 2 इयर्स की आपको मिल रही है 8.5% इंटरेस्ट पर। मानो मैंने इसमें 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो वो 8.5% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 2 साल में हो जाएंगे 29,580। इस अमाउंट को अगर मैं एक्सेल के रेट फंक्शन में डालकर इफेक्टिव रेट या एपीआर निकालता हूं तो वो आती है 9%, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है कंसीडरिंग द मिनिमम रिस्क, क्योंकि इस पर आरबीआई का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस ऑलरेडी वैलिड है। प्लस स्टेबल मनी की फर्स्ट एफडी पर आपको 200 रुपीस का एडिशनल कैशबैक भी मिल रहा है। स्टेबल मनी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेफरल प्रोग्राम भी है। आप किसी नए यूजर को स्टेबल मनी पे रेफर करते हैं और वो अपनी एफडी स्टेबल मनी पे बनाते हैं तो उस फर्स्ट एफडी पे स्टेबल मनी आपको 300 रुपीस का रेफरल अमाउंट देते हैं। और ये रेफरल अमाउंट सिर्फ उस एक रेफर्ड पर्सन तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर वो रेफर्ड पर्सन आगे भी कुछ और लोगों को रेफर करता है तो उन यूजर्स का भी एक रेफरल अमाउंट आप तक आएगा। स्टेबल मनी की ऐप से आप 200 प्लस एफडीज को कंपेयर कर सकते हो, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एक बड़े अमाउंट की एफडी करवा रहे हो जिसका सालाना इंटरेस्ट 40,000 रुपए से ज्यादा है तो उस इंटरेस्ट पर 10% टीडीएस एनुअल डिडक्ट होगा। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। लेकिन अगर आप टैक्सेबल लिमिट में आते ही नहीं हो तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप फॉर्म 15G या 15H भरकर बैंक में सबमिट कर सकते हो, तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन स्मार्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी एफडीज इस तरह से कराएं कि किसी भी बैंक की एफडीज में आपका एनुअल इंटरेस्ट 40,000 रुपए से ज्यादा ना जाए। इससे आपकी इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग खराब नहीं होगी। एफडीज में और भी काफी सारे न्यूआंसेस हैं, वो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो आप आई बटन में जाके देख सकते हो। ये तो सारी बात हो गई जमा करने की। अब बात करते हैं पैसा भेजने की। जिसे आप पैसा भेजते हैं वो कहलाता है बेनिफिशियरी। नेट बैंकिंग से बेनिफिशियरी को पैसा भेजने के 3 तरीके हैं। किसी भी अमाउंट का पैसा भेजना हो तो सबसे प्राइमरी तरीका है एनईएफटी, जिसमें पैसा रियल टाइम नहीं बल्कि हाफ एन आवर के इंटरवल से जाता है। अगर पैसा रियल टाइम या हाथों हाथ भेजना हो तो 2 तरीके हैं। 2 लाख से बड़ा अमाउंट है तो करो आरटीजीएस और 2 लाख से छोटे अमाउंट के लिए करो आईएमपीएस। यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भी एक तरह का आईएमपीएस पेमेंट ही है। यूपीआई में हर एक अकाउंट नंबर प्लस आईएफएस कोड के कॉम्बिनेशन को अलॉट किया जाता है एक वीपीए या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जो कुछ इस तरह का दिखता है। बाकी यूपीआई के बारे में आपको काफी कुछ पहले से पता है। अगर फोन में इंटरनेट नहीं है या फिर स्मार्टफोन ही नहीं है, उस केस में भी आप बैंकिंग सर्विसेज को यूज कर सकते हो बाय यूजिंग यूएसएसडी। इसको एक्सेस करने के लिए अपने मोबाइल फोन से डायल कीजिए *99#। पेमेंट करने का एक और नया चोचला आया है, वो है डिजिटल रूपी। हर बैंक ने लॉन्च कर दी अपनी डिजिटल मनी ऐप और यूजेबिलिटी में ये काफी कुछ यूपीआई जैसी है। डिजिटल मनी का डिटेल वीडियो आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन आईपीओ अप्लाई करते हैं तो उसके लिए काम आता है अस्बा यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसमें पैसा आपके अकाउंट में ही रहता है लेकिन ब्लॉक्ड। अगर आईपीओ मिल जाता है तो ये अमाउंट कट हो जाएगा, लेकिन अगर आईपीओ नहीं मिला तो वापस पैसा आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। सोचो अगर हर महीने की एसआईपी आपको मैन्युअली जाकर पे करनी पड़े या फिर नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन का पैसा हर महीने भरना पड़े तो कितना इरिटेटिंग होगा। इस काम को आसान बनाता है ई मैंडेट या फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, जो बैंक्स को एक सर्टेन टाइम के बाद एसआईपी के लिए या थर्ड पार्टी पेमेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस एडवांस में देकर रखता है। पेमेंट्स के 2 ऑफलाइन तरीके भी हैं जो आजकल काफी कम यूज आते हैं, जो है चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट्स। चेक या डीडी जिसको दिया जा रहा है वो कहलाता है पेई और जो चेक या डीडी इश्यू करता है वो कहलाता है ड्रॉअर। अगर चेक में किसी का नाम मेंशन्ड नहीं है तो जो व्यक्ति बैंक के पास वो चेक लेकर आता है यानी कि बियरर, उससे बैंक उस चेक का अमाउंट पे कर सकता है। लेकिन डीडी के केस में अमाउंट केवल उसे ही पे किया जा सकता है जिसे वो डीडी इश्यू किया गया है। हर चेक में नीचे आपको 3 नंबर दिखेंगे। पहला है चेक नंबर और दूसरा है MICR नंबर। MICR के पहले 3 डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं सिटी कोड, दूसरे 3 डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं बैंक कोड
और लास्ट 3 डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं ब्रांच कोड। मतलब जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के सारे MICR शुरू होंगे 342 से, उसके बाद 240 आ रहा है, उसका मतलब हुआ HDFC बैंक, और 002 मतलब चौपासनी ब्रांच। ये तीसरा नंबर क्या है मुझे भी नहीं पता, आप बता सकते हैं कमेंट में। चेक्स की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए RBI एक नया रूल लेकर आई है जिसे बोला गया है पॉजिटिव पे सिस्टम। अगर आप किसी को 50,000 रुपए से ज्यादा का चेक दे रहे हैं तो PPS में उसे मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज वो चेक क्लियर नहीं होगा। अगर चेक को काट कर उस पे कैंसल्ड लिख दिया गया है तो ये कहलाता है कैंसल्ड चेक, जिसे प्राइमरली यूज किया जाता है बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। ध्यान दीजिए, कैंसल चेक में साइन नहीं करना है। एक और बात, अगर आपने किसी को चेक दिया और आपके अकाउंट में है बैलेंस कम, जिसके चलते वो चेक दूसरे बैंक में जाकर ऑनर नहीं हो पाया, तो ये कहलाता है चेक बाउंस, और इंडिया में ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी इसके लिए आपको जेल हो सकती है। चेक तो अब कल की बात हो गई, लेकिन आजकल जो हम यूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा वो है कार्ड्स। आपको जनरली 3 तरह के कार्ड्स देखने मिलेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और फॉरेक्स कार्ड। इन कार्ड्स को मैनेज करता है कोई ना कोई कार्ड्स नेटवर्क। इंडिया में 3 प्राइमरी कार्ड नेटवर्क्स हैं, वो है वीजा, मास्टर कार्ड और इंडिया का खुद का रुपे। इसके अलावा एमेक्स और डाइनर्स क्लब के कार्ड भी कुछ मात्रा में यहाँ पर है। हर कार्ड के पीछे एक 3 डिजिट नंबर यानी CVV मिलता है, जो कहलाता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, जो आप बिल्कुल शेयर नहीं करिएगा। किसी भी बैंक का प्राइमरी इनकम सोर्स होता है लोन या उधार देना, और किसी भी लोन डॉक्यूमेंट में आपको 50 फाइनेंशियल टर्म्स मिलेगी, लेकिन उन्हें हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इन लोन टर्म्स पर एक सेपरेट लॉन्ग वीडियो बनाया जाए तो कमेंट में बता देना। वीडियो के एंड की तरफ हम बात करते हैं कुछ ऐसी बैंकिंग टर्म्स की जो जनरली आप फाइनेंशियल न्यूज में पढ़ते होंगे। पहली है बेसिस पॉइंट। इसमें कुछ भी हाई फंडू नहीं है। 1 बेसिस पॉइंट मतलब 1% का 100th हिस्सा, यानी कहीं लिखा है अगर इंटरेस्ट रेट 15 बेसिस पॉइंट बढ़ी, मतलब इंटरेस्ट रेट अगर 7 चल रही थी तो अब हो गई है 7.15%। फिर लिखा होता है रेपो रेट। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को लोन देता है। अगर रेपो रेट बढ़ती है तो बैंक्स का एक्सपेंसेस भी बढ़ता है और लोन हो जाते हैं महंगे। एंड लास्टली, अगर बैंक कर रहे हैं आपको परेशान या आपके साथ कुछ इलीगल, तो उसकी कंप्लेन करने के लिए आपको जाना है RBI ओम्बुड्समैन के पास। ओम्बुड्समैन मतलब एक वॉच डॉग या रखवाला। ये RBI का एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर जाकर आप किसी भी बैंक की कंप्लेन कर सकते हैं और उसके जबरदस्त रिजल्ट भी मिलते हैं। उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो है आई बटन में। जीरोधा के फाउंडर नितिन ने एक ट्वीट में लिखा था कि लेस देन 1% ट्रेडर्स बीट FD रिटर्न्स। वो भी तब जब FD के रिटर्न्स चल रहे थे काफी कम। फिलहाल बैंक FD के रिटर्न्स 9% के आसपास चल रहे हैं। मैंने भी अपनी एक पोर्शन ऑफ सेविंग्स इन्वेस्ट करी है फिक्स डिपॉजिट में, और एक्स्ट्रा सेफ रहने के लिए किसी भी सिंगल बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज्यादा की FD नहीं कराई है, ताकि मुझे RBI का फुल इंश्योरेंस मिल सके। और इस पूरे प्रोसेस में स्टेबल मनी मेरी काफी मदद करता है, क्योंकि मुझे अलग अलग बैंक्स में जाकर या उनकी एप्स में जाकर अकाउंट खोलने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ स्टेबल मनी ऐप से डायरेक्टली मात्र 2 से 3 मिनट में मैं बैंक FDs बुक कर सकता हूँ। इसके साथ ही मुझे इस ऐप का जो सबसे कूल फीचर लगता है वो है FD कंपैरिजन, जिसमें आप 200 से ज्यादा FDs की रियल टाइम इंटरेस्ट रेट कंपेयर कर सकते हैं। स्टेबल मनी का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपके सारे बैंकिंग टर्म्स को रिफ्रेश कर दिया होगा। इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, स्पेशली यंग किड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि इन टर्म्स का यूज उनको भी बहुत जल्द आने वाला है। आपसे मिलूंगा जल्दी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।